अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी डॉक्टर किरण मुस्तफ़ा और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें ऑब्स्टेट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, जिसमें हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे हमने ऑर्गन्स पढ़े थे जिसमें इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स थे, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स थे और उससे ऊपर आपने एनाटॉमी पढ़ी थी। अब आज आप आते हैं फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, किन 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला इसके डेफिनेशन पे आ जाएं। डेफिनेशन क्या है? रेगुलर नेचुरल प्रोसेस है जो फीमेल की बॉडी को किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है? प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। ठीक है, अगेन रेगुलर नेचुरल प्रोसेस जो प्रिपेयर करता है फीमेल की बॉडी को फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट इंटरेक्शंस होते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट के इंटरेक्शंस के बाद जाके ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं इसमें वो कौन से हैं? ब्रेन है, ओवरीज हैं, यूट्रस है। ठीक है, और रेगुलेट किस चीज से हो रहा है? हार्मोनल सिग्नल से रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, एवरेज साइकिल जो एक फीमेल के अंदर एवरेज साइकिल होता है वो अबाउट 28 डेज का होता है, लेकिन हर फीमेल का साइकिल वेरी करता है, तो 21 से 35 डेज के दरमियान साइकिल जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करते हैं हम लोग। अब वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है वो हार्मोनल रेगुलेशन है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हार्मोन से ही रेगुलेट हो रहा होता है, तो हार्मोन्स हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं। इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं, और ये हार्मोन्स आपके लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं कि आप इस पूरी बुक के अंदर ये 4 से 5 हार्मोन्स हर जगह पढ़ेंगे। ठीक है, तकरीबन हर चैप्टर के अंदर आपके ये हार्मोन्स डिस्कस हो रहे होंगे, इसीलिए ये हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, हार्मोन्स रिलीज कहाँ से हो रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहला जो मैसेज आता है, हम ब्रेन के अंदर जाते हैं। ब्रेन के अंदर 2 ग्लैंड्स पड़े होते हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहला हाइपोथैलेमस है और उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये 2 ग्लैंड्स जो हैं ये हमारे ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट है। हाइपोथैलेमस जो होता है ये मैसेज भेजता है हार्मोन्स रिलीज करने का। किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट करो। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। कौन से 2 हार्मोन्स हैं जो यहाँ से रिलीज होते हैं? एक है एफएसएच, ये नीचे दिया हुआ है, और एक है एलएच। ये 2 हार्मोन्स जो हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे होते हैं। उसके बाद हाइपोथैलेमस ये मैसेज भेजता है ओवरीज को कि तुम अपने हार्मोन्स रिलीज करो। ओवरीज से हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इस सारे सिस्टम को हम कहते क्या है? हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन जो रिलीज हो रहा है ये कहाँ से हो रहा है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? पोस्ट इंटीरियर पिट्यूटरी जो ऑर्गन है उसके पास जाएगा और उसको मैसेज देगा कि तुम 2 हार्मोन्स जो है वो रिलीज कर दो। ये अभी ब्रेन में ही एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हुआ, वो कहाँ से हुआ? हाइपोथैलेमस से, और गया कहाँ पे? मैसेज कहाँ पहुंचाया उसने? इंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के पास। ठीक है, उसने क्या कहा कि तुम 2 हार्मोन्स रिलीज करो। उसने कौन सा हार्मोन्स रिलीज किए? एफएसएच और एलएच रिलीज किए। अब एफएसएच का काम क्या होगा और एलएच का काम क्या होगा ये हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे। जब इसी तरह गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स ने या फिर हाइपोथैलेमस से मैसेज गया ओवरीज के पास, तो उसने कौन से 2 हार्मोन्स रिलीज किए? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तकरीबन ये 4 हार्मोन्स हैं जो आप हर जगह डिटेल में पढ़ते ही रहेंगे इस पूरी बुक के अंदर। ठीक है, अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग नाम से पता चल रहा है कि वो फॉलिकल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, उनको ग्रो करवाएगा, उनको मेच्योर करवाएगा। ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स पड़े हैं जिनसे एग बनने होते हैं, तो उनको क्या करेगा? उनकी ग्रोथ करवाएगा, उनको मेच्योर करवाएगा ताकि उसके अंदर से एग रिलीज हो जाए। ठीक है, लेकिन एफएसएच का काम एग रिलीज करना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? उसकी ग्रोथ को और मेच्योरेशन को स्टिमुलेट करना होता है। जो हमारे पास लेटेनाइजिंग हार्मोन होता है ये एक्चुअल में एग को रिलीज करवाता है और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होती है इसके अंदर। ठीक है, इसकी वजह से सबसे पहले ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा? ओव्यूलेशन को ट्रिगर करेगा। ओव्यूलेशन का क्या मतलब होता है? रिलीजिंग ऑफ द ओवम। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? अगर हम अभी आपको थोड़ा सा बताऊं तो कॉर्पस, जैसे फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन में एग रिलीज हुआ, तो एग रिलीज होने के बाद जो पीछे छिलका बचता है उससे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, अगला हार्मोन जो आपके पास है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं ओवरीज में से, जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फीमेल के अंदर। एस्ट्रोजन क्या था?
रिलीज हो रहा है सिक्रीट बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं ओवरीज के अंदर, ये वहां से सिक्रीट होगा और इसका काम क्या होगा, स्टिमुलेट करना एंडोमेट्रियल ग्रोथ को। ठीक है, हमने कौन सी लेयर पढ़ी थी कि यूट्रस के जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है वो कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम होती है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम को जो ग्रो करवाएगा वो कौन होगा, एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनने होते हैं वो सारे कौन करवाता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एस्ट्रोजन के पास होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर ओव्यूलेशन। ठीक है, जैसे आपको पीछे बताया, ओव्यूलेशन हुई, एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद जो मतलब जो उसका छिलका था, जो उसका कवर था, उससे उसको हमने बोला कि ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है। ठीक है, अब उससे जो हार्मोन है वो कौन रिलीज होगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होगा। और इसका काम क्या होता है, इसने मेंटेन करके रखना होता है एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम अगेन क्या है, सबसे अंदर वाली यूट्रस की लेयर है। ठीक है, अब एंडोमेट्रियम ने क्या करना होता है, प्रोजेस्टेरॉन, एंडोमेट्रियम ने मेंटेन रहना होता है और उसको शेड नहीं होना होता है नेक्स्ट साइकिल से पहले पहले तक। ठीक है, तो क्यों नहीं होना होता है, ताकि इम्प्लांटेशन होनी है उसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, मेंटेन करके रखता है किस चीज को, एंडोमेट्रियम को। ठीक है, ये जनरल इंट्रोडक्शन था, हार्मोन्स थे और हार्मोन्स का छोटा थोड़ा थोड़ा फंक्शन था। अब हम आते हैं फॉलिक्यूलर फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हमारे पास दो फेजेस होते हैं मेजर जिनमें हमने डिवाइड किया, वो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। पहला फेज जो होता है वो ओवरी का साइकिल होता है और दूसरा जो साइकिल होता है वो यूट्रस का साइकिल होता है। ठीक है, दोनों साइकिल्स एक साथ चल रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक साइकिल पहले है दूसरा साइकिल बाद में है। हर चीज एक साथ हो रही होती है, ओवरियन साइकिल और एक सेम टाइम पे यूट्रस में साइकिल चल रहा होता है। ठीक है, ओवरीज में क्या हो रहा होता है, पहले में फॉलिक्यूलर फेज होता है जिसके अंदर फॉलिकल्स ने मेच्योर होना होता है और ये होता है 1 से लेके 14 दिन तक। ठीक है, 14वें दिन क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है, दैट मींस एग रिलीज होता है। और उसके बाद तीसरा जो फेज होता है वो ल्यूटियल फेज होता है और ल्यूटियल फेज को हम वेटिंग फेज भी कहते हैं, जिसमें प्रेगनेंसी का वेट किया जा रहा होता है और उसके बाद अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो नेक्स्ट साइकिल अगेन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। अब ये कौन से कितने दिन तक होता है, 15 से 28 दिन तक। अगर फीमेल का साइकिल 28 दिन का है तो 28 तक होगा, अगर 35 का है तो फिर 15 से 35 डेज हो जाएंगे। और 15 से नहीं बल्कि जो ओव्यूलेशन होती है, इसकी एक की पॉइंट अगर आपको बताएं तो ओव्यूलेशन हर साइकिल का मिड होता है। ठीक है, ये तो अब ओवरीज के अंदर चेंजेस आ रही थी। ठीक है, दूसरी चीज सेम टाइम पे क्या हो रहा है, यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहला डे 1 टू डे 7 मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होता है, फिर आता है प्रोलिफरेटिव फेज और फिर होता है सिक्रीटरी फेज। ठीक है, अब आप आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज जो 1 से 5 या 1 से 7 डेज का होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम की लेयर हमने पढ़ी थी, हमने कहा था कि एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली जो यूट्रस की लेयर होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उसने क्या होना होता है, शेड होना होता है। ठीक है, मतलब उसने टूट टूट के बॉडी से निकलना होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स हैं वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, कौन से हार्मोन्स होते हैं जो इसको मेंस्ट्रुएशन को स्टार्ट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। और स्पेशली जब इनकी क्वांटिटी बॉडी में फुली कम हो जाती है तब मेंस्ट्रुएशन जो है वो स्टार्ट होती है। फिजिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगी, मतलब फिजिकल चेंजेस क्या आएंगे। सबसे पहला फिजिकल चेंज क्या आएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद तकरीबन ये 3 टू 7 डेज तक रहती है और एवरेज ब्लड लॉस जो होता है तकरीबन हर फीमेल के अंदर वो 30 से 80 ml ब्लड जो है वो उसके अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है, ये फेज खत्म हुआ। इस फेज के तकरीबन मेन जो स्टार्टिंग है फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव, अब मेंस्ट्रुअल फेज भी इसी के अंदर ही चल रहा होता है, प्रोलिफरेटिव ये फॉलिकुलर फेज के अंदर ही। दैट मींस 1 से 14 डेज को हम क्या कहते हैं, फॉलिकुलर फेज, जिसके 1 से 5 डेज जो होते हैं शुरू के, उसमें ही अगेन मेंस्ट्रुएशन चल रही है और सेम टाइप पे क्या हो रहा है, फॉलिकल्स जो हैं वो मेच्योर हो रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का मेच्योरेशन स्टार्ट हो चुकी भी है। ठीक है, उनको हार्मोन्स ट्रिगर कर रहे हैं और वो कौन से हार्मोन होते हैं, एक होता है एफएसएच। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जब एफएसएच रिलीज होता है तो वो क्या करता है, जो फॉलिकल्स ओवरीज के अंदर पड़े होते हैं उनको ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है,
अब जब फॉलिकल जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो रहे हैं, अपने साइज में इंक्रीज होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरेशन की तरफ जा रहे हैं। जब एक फॉलिकल कंप्लीट मेच्योर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल बन चुका है, ठीक है। अब जो ग्राफियन फॉलिकल होता है उसमें क्या होता है, राइजिंग एस्ट्रोजन लेवल्स क्या होते हैं, सप्रेस कर देते हैं। जब एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है तो वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो पहले निकल रहा था वो फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा था, अब उसकी जरूरत नहीं रहती है और उसका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, राइजिंग एस्ट्रोजन लेवल सप्रेस द एफएसएच, और इससे क्या होगा, प्रिपेयर द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। पहले 5 डेज में क्या हुआ था, मेंस्ट्रुएशन, जिसमें उसके एंडोमेट्रियम क्या थी, शेड हो रही थी। अब क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम शेड होने के बाद अगेन दोबारा से बनना शुरू हो गई है न्यू तरीके से, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ये ओवरीज के अंदर हो रहा है। उसके बाद जो यूट्रस के अंदर हो रहा है वो रीजनरेशन और थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। उसके बाद एंडोमेट्रियम के जो ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स को बना रहे हैं, प्रोलिफरेट कर रहे हैं और यूट्रस को प्रिपेयर कर रहे हैं प्लांटेशन के लिए, ठीक है। फॉलिक्यूलर फेज में सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो फॉलिकल्स मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं और मेच्योर होने के बाद कंप्लीट जब एक फॉलिकल मेच्योर हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, तब एफएसएच कम हो जाता है और एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है। जिसने आगे एंडोमेट्रियम को न्यू तरीके से दोबारा से प्रिपेयर करना होता है ताकि नई लेयर दोबारा से बन जाए जो पहले शेड हो चुकी थी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है फॉलिकल्स मेच्योर हुए, ठीक है। एक फॉलिकल जो था वो मेच्योर हुआ और उसको हमने क्या नाम दिया था, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। अब एफएसएच भी कम हो गया और एस्ट्रोजन ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है। अब एस्ट्रोजन ज्यादा होने की वजह से एलएच हार्मोन को मैसेज जाएगा कि तुम रिलीज होना स्टार्ट हो जाओ, और ये ओव्यूलेशन कब होता है, हर साइकिल का मिड में ओव्यूलेशन होती है। मतलब अगर 28 डेज का साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगी, ठीक है। तो ट्रिगर किस चीज से होता है, एलएच से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो अगेन कहाँ से रिलीज हो रहा है, ब्रेन से रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब एस्ट्रोजन हाई लेवल होगा तो कौन किसको मैसेज जाएगा, एलएच को मैसेज जाएगा, एलएच जो है वो इंक्रीज होगा। तो उसके इंक्रीज होने की वजह से जो ग्राफियन फॉलिकल एक बड़ा सारा फॉलिकल बन गया था वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, रप्चर हो जाएगा और उसके अंदर से एग जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस पूरे को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। और फिर एग जो है वो वहां से कहाँ पे एंटर हो जाता है, फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर एंटर होता है और वहां पे क्या होता है, अगर वो स्पर्म से मीट कर जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, अगर नहीं होता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस तरह अब की पॉइंट्स जो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि ओव्यूलेशन हमेशा साइकिल के मिड के अंदर होती है और इस चीज को हम एक साइन पेल्विक मिड पेल्विक पेन भी बोलते हैं। ओव्यूलेशन के एग रिलीज होने के कुछ साइंस भी होते हैं जिसको हमने क्या नाम दिया, मिटल स्किज्मर साइन, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मिड पेल्विक में पेन होगी थोड़ी सी, ठीक है, बॉडी का थोड़ा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और ये वायबल मतलब एग जो है वो कितनी देर तक बॉडी के अंदर स्टे करता है, तकरीबन 12 से 24 घंटे ओव्यूलेशन के बाद स्टे करता है और उसके बाद उसने डिस्ट्रॉय हो जाना होता है। फोर्थ जो फेज है हमारे पास और लास्ट फेज है वो है ल्यूटियल फेज। ओव्यूलेशन हो गई, सबसे पहला क्या था, फॉलिकल्स मेच्योर होने थे तो हमारे पास मेंस्ट्रुएशन थी, मेंस्ट्रुएशन के सेम टाइम पे यूट्रस के अंदर मेंस्ट्रुएशन हो रही थी और हमारे पास ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स बन रहे थे। फिर क्या हुआ था, ओव्यूलेशन हुई थी जिसमें क्या हुआ था, फॉलिकल्स मेच्योर हुए हुए थे उसमें वो रप्चर हुए, फॉलिकल जो मेच्योर हुए हुए थे वो रप्चर हुए, ठीक है। और रप्चर होने के बाद उसमें से एग रिलीज हुआ जिसको हमने ओव्यूलेशन का नाम दे दिया और ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास क्या था, ओव्यूलेशन के बाद हमारे पास है ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। अब वो टाइम है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद एग ने आके इम्प्लांट होना होता है, कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। तो अब यहाँ पे भी अगेन ल्यूटियल फेज में दोनों जगहों पे काम हो रहा होता है, ओवरीज के अंदर भी और यूट्रस के अंदर भी। ओवरीज के अंदर क्या काम होगा, ल्यूटियल फेज के अंदर ओव्यूलेशन हो गई, फॉलिकल रप्चर हो गया और कॉर्पस ल्यूटियम जो पीछे बच गया था, मतलब जो फॉलिकल रप्चर हुआ, रप्चर होने के बाद जो उसकी कवरिंग थी, एग तो चला गया, जो कवरिंग थी उसको हमने क्या कहा कि वो क्या बन गया है, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ठीक है। इसके अंदर से एक हार्मोन है जो हमने ऊपर पढ़ा के रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से।
इसका काम क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम की लेयर एस्ट्रोजन ने बनाई थी, नई लेयर बनाई थी, उसको मेंटेन करके रखना, ठीक है, ताकि वो शेड ना हो, वो टूटे ना, वो बिखरे ना और वो बॉडी से निकले ना, ठीक है। तो उसको मेंटेन किसने करना है? प्रोजेस्टेरॉन ने मेंटेन करना है। अब ये तो ओवरीज के अंदर काम हो रहा था, ठीक है। अब प्रोजेस्टेरॉन का काम जो है वो यूट्रस के अंदर क्या होगा? एंडोमेट्रियम को इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करना। जो ग्लैंड्स होंगे, कहाँ के ग्लैंड्स? ओवर यूट्रस के ग्लैंड्स, वो क्या हो जाएंगे? मोर टॉरस और सिक्रीट न्यूट्रिएंट्स, मतलब वो बहुत ज्यादा उनके अंदर जो फ्लूइड्स हैं या जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और उसके अंदर हाईली रिच न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और ग्लैंड्स में जो फ्लूइड या लुब्रिकेशन प्रोड्यूस होनी थी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। आर्टीरियल सप्लाईज जो होंगी वो स्पाइरल आर्टरीज के अंदर क्या होगा? उनकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी होगी और ताकि प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकें, ठीक है। मतलब ब्लड सप्लाई इन शॉर्ट वर्ड्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो रिमूव हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। किस फॉर्म में? कॉर्पस एल्बिकन्स फॉर्म में, ठीक है। डिजेनरेट होने के बाद वो क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाएगा। उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे बॉडी में। जैसे पहले हमने कहा था, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन में क्या हुआ था? मेंस्ट्रुएशन कब इंड्यूस होती है? जब प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन के लेवल्स गिर जाते हैं। तो कब गिरते हैं? जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। ल्यूटियल फेज तकरीबन 15 से 28 डेज तक वेटिंग पीरियड होता है। जब 28 डेज कंप्लीट हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती है तो नेक्स्ट अगेन हमारे पास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ड्रॉप करते हैं। इनके ड्रॉप होने से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है और एंडोमेट्रियम अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक्टिविटी यूट्रस के अंदर होगी और ओवरी के अंदर क्या हुआ था? कॉर्पस ल्यूटियम जो था वहां से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ था। ये हमारा तकरीबन पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। अब अगर हमने कहा कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा? ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जो फर्टिलाइज्ड एग था वो इम्प्लांट होना होता है 6 to 7 डेज के अंदर अंदर, कहाँ पे आके? यूट्रस के अंदर आके, ठीक है। उसके बाद क्या है? वहां पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की वजह से एक और हार्मोन होता है बॉडी के अंदर जो रिलीज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? एचसीजी। एचसीजी ने क्या करना होता है? जो कॉर्पस ल्यूटियम बना था उसको टूटने नहीं देना, डिस्ट्रॉय नहीं होने देना, बल्कि उसको मेंटेन रखना है ताकि उसमें से प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहे। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था? कि वो मेंटेन करके रखेगा लाइनिंग को, क्योंकि लाइनिंग मेंटेन रहेगी तो ही जो इम्प्लांटेशन हुई है वो सरवाइव कर पाएगी। अगर लाइनिंग ही गिर जाएगी तो जो इम्प्लांटेशन है वो ऑटोमेटिकली बॉडी से बाहर निकल जाएगी। अब मेंस्ट्रुएशन जो है वो हेल्टेड हो जाती है और साइकिल जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ वही अगेन हर लेक्चर के एंड के ऊपर हमारे पास क्या होता है? वो टर्म्स और वो चीज़ें जो क्लिनिक में इस्तेमाल होती हैं, कॉमनली हम उन चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला कौन सा है? अब मेंस्ट्रुएशन पढ़ा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है, तो उससे रिलेटेड क्या होगा? मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के केसेस आएंगे, ठीक है। फीमेल्स प्रेजेंट करेंगी जब क्लिनिक के अंदर तो उनको क्या होगा? कैन रिजल्ट। अब फीमेल इरेगुलरिटीज, जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती हैं उनकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं? स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओज, थायराइड डिसऑर्डर्स या फिर अदर सिस्टमिक कंडीशंस जो क्या करेंगी? मेंस्ट्रुअल पीरियड्स को इरेगुलर कर देंगी, जो आप कॉमनली क्लिनिक के अंदर सुनोगे, ठीक है। दूसरा उसके बाद एन ओव्यूलेशन, ये भी अगेन कॉमन चीज होती है गायनिक में, या जब आप बैठे होते हैं और आप हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिसका मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन हुई है या नहीं हुई है। ऑन एन ओव्यूलेशन का मतलब होगा ओव्यूलेशन नहीं हो पाई, ठीक है। उसके बाद डिसमेनोरिया, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन था वो डिस्टर्ब हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, कम नहीं, मतलब एब्सेंट नहीं था बल्कि पेनफुल था और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस हो रही थी और एंडोमेट्रियोसिस या किसी और डिजीज की वजह से डिसमेनोरिया हुआ, मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हुई और बहुत ज़्यादा सवेयर पेनफुल हुई, इतनी कि फीमेल की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल, नॉर्मल लाइफ थी, जो डेली एक्टिविटीज़ थी वो भी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। इसको हम डिसमेनोरिया बोलते हैं। अगेन तीसरी चौथी टर्म जो आप क्लिनिक में बहुत ज़्यादा सुनेंगे वो क्या होगी? एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एक साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन होनी थी वो नहीं हुई, एब्सेंट हो गई, ठीक है। उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, या तो कोई बीमारी की वजह से नहीं हुई या फिर प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हुई,
कोई भी रीजन हो, लेकिन अगर कोई पीरियड मिस होगा तो उसको क्या बोला जाता है, एमेनोरिया है। अगर वो डिस्टर्ब होगा, पेनफुल होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा तो डिस्मेनोरिया, और अगर ओव्यूलेशन नहीं हुई तो एनोव्यूलेशन। और सिंपल पीरियड्स इरेगुलर हुए, मतलब 10 to 15 डेज लेट हो गए हैं या अर्ली आ गए हैं, तो उसको आप मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज बोलते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।